हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बीनीथ द स्कोर कार्ड में। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच की। ना हम सिर्फ स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे, पर उन मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, वो छोटे मूवमेंट्स जहां पे आज का मैच इंडिया के हाथों से फिसल गया। मैं हूं पीयूष और मेरे साथ हैं। मैं शशांक जैन। आज हम उस बात करेंगे उन छोटे मूवमेंट्स की, जो सोचने वाली बात है कि इंडिया न्यूजीलैंड की इस बी साइड से भी आज का मैच कैसे हार गया। बिल्कुल। और देखा जाए तो अगर हम देखें स्कोर स्कोर 284 इस पिच पे, जो पिच स्लोअर साइड पे थी, जहां रोहित शर्मा विराट कोहली भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे 6 की रन रेट मेंटेन करने में, या रोहित शर्मा तो काफी पीछे स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे आज। और उस पे 284 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर था उस पिच पे। और हमारी बॉलिंग लाइनअप को देखते हुए वो स्कोर डिफेंड होना चाहिए था, लेकिन क्या मोमेंट्स रहे, क्या कारण रहे जिस कारण हम वो स्कोर डिफेंड नहीं कर पाए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पीयूष स्टार्ट करें। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा भी कि अगर हम स्कोर कार्ड देखें तो स्कोर कार्ड दिखाएगा कि मैच एकदम लास्ट तक गया, न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट थी। पर जो रियलिटी थी, न्यूजीलैंड हमेशा से इस मैच के अंदर थी। चाहे जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रही थी या फिर न्यूजीलैंड ने जो डिसिप्लिन के साथ, इंटेंट के साथ बैटिंग करी। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मैच फिर भी 50-50 था, या 55-45 कह लो, इंडिया के न्यूजीलैंड के फेवर में था, वो कुलदीप के सेकंड स्पेल से पहले तक। हम्म। और कुलदीप यादव के सेकंड स्पेल में हमने जो थोड़ी सी मिसफील्ड्स की, एक रन आउट चांस मिस हुआ रविंद्र जडेजा से, एक कैच ड्रॉप किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। तो और मुझे लगता है कि वहां ऐसा कई बार हुआ है कि स्लो ट्रैक्स पे, टर्निंग ट्रैक्स पे मैच बिल्कुल बराबर कांटे का फंसा हुआ, और एक आधा ओवर, जो एक आधी विकेट, एक आधा ऐसा मोमेंट मैच बिल्कुल चेंज कर जाता है। अगर वहां डैरिल मिचेल अगर आउट हो जाते, लगातार 2 बॉलों पे 2 चांस थे डैरिल मिचेल के, तो अगर डैरिल मिचेल वहां चले जाते तो हो सकता है कि मैच फंस सकता था। जो कि उन्होंने विल यंग के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स पे बिल्कुल प्रेशर ही नहीं आने दिया, और सारा मैच वहां से वन साइडेड कर दिया, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने कोई विकेट भी नहीं खोया। एग्जैक्टली, क्योंकि जब डैरन मिचेल का कैच प्रसिद्ध कृष्णा जी ने छोड़ा था, उस टाइम पे न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 87 बॉल्स में 89 रन चाहिए थे। तो उस क्रूशियल मोमेंट पे अगर डैरन मिचेल का वो कैच हो जाता या फिर जडेजा से वो रन आउट हो जाता, तो हो सकता है आज मैच का रुख किसी और जगह पे भी होता। तो इसी के साथ आज हम अपने इस वीडियो में ऑडियंस को 3 ट्रिवियाज देंगे, जिसमें उनको गेस करना है और सही आंसर कमेंट में बताना है। तो अभी हम डैरन मिचेल की बात कर रहे थे, तो डैरन मिचेल से रिलेटेड ही एक ट्रिविया मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आज के मैच में डैरन मिचेल ने स्पिनर्स के अगेंस्ट सिंगल्स और डबल्स में कितने रन्स बनाए। अगर आपने ढंग से मैच देखा है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताएं। चलिए पीयूष, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए, कहाँ ये भारत के लिए कहाँ मैच फिसला, क्या गलत रहा आज, हमने क्या गलत किया जिस कारण हम मैच आज नहीं जीत पाए। अगर हम स्टार्टिंग से चले इंडिया की बैटिंग से, तो जो एक स्पिन ट्रैप था जहां पर इंडिया फंसा, मेरे हिसाब से वो एक साइलेंट किलर था। क्योंकि जिस मोमेंट पे अगर हम अपनी बैटिंग टुवर्ड्स स्पिन देखें और न्यूजीलैंड की बैटिंग अगेंस्ट स्पिन देखें, हमारी बैटिंग में जहां पर हमारे बैट्समैन स्पिन के खिलाफ बिल्कुल ही अटक गए, उन्होंने बिल्कुल ही इंटेंट से नहीं किया वर्सेस न्यूजीलैंड डैरेन मिचेल। और जब गेरन फिलिक्स भी बाद में, जब उन्होंने हमारे स्पिनर्स के अगेंस्ट बैटिंग करी, उन्होंने इंटेंट से बैटिंग करी, कुलदीप को 10 ओवर्स में 80 रन पड़े। वेयर एज हमने जब मिचेल, ब्रेसवेल और उनके जो न्यू बॉलर जिन्होंने आज अपना डेब्यू मैच किया, उसमें भी उन्होंने 30-40 रन के अंदर अपने 10 ओवर निकाल दिए, जहां पर उन्होंने इंडिया को क्लोज लाइंस और फील्डर्स के साथ मैच में आगे नहीं बढ़ने दिया। यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे पीयूष, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऑफ लेट हमारी जो स्पिन प्लेइंग एबिलिटी है, या स्पिन को जो हम खेलते हैं, बेशक वो टेस्ट मैच हो या वनडे क्रिकेट हो, उस और कभी वो देखा गया 2020 में भी, जब मिच सेंटनर ने, आपको याद होगा 2020 वर्ल्ड कप के ओपनर में मिच सेंटनर के 4 ओवर में ही हम मैच हार गए थे। तो ऐसा है, नहीं लगता कि जिस स्पिन खेलने के लिए हमारी भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप एक टाइम पे जानी जाती थी, आज वो स्पिन प्लेइंग एबिलिटी हमारी थोड़ी सी कहीं डाउन हो गई है। बिल्कुल, मैं टोटली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से। और अगर हम ये चीज़ देखें तो ये प्रॉब्लम हमारे सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं, डोमेस्टिक लेवल से है। क्योंकि डोमेस्टिक में भी अगर हम जो पिचेस देखें, आज के टाइम पे एकदम बिल्कुल फ्लैट पिचेस मिलती हैं, जहाँ पे ना फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ होता है, ना स्पिनर बॉल इतनी ग्रिप करती है, टर्न करती है। तो वहीं से जो प्लेयर्स ऊपर उठ के हमारे इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं, उनको भी स्पिन खेलने की इतनी
प्रैक्टिस नहीं है। और जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है, बी इट रोहित शर्मा, बी इट विराट कोहली, दोनों ही जब एकदम न्यू होते हैं क्रीज पे तो वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, पर एक बार सेट होने के बाद वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो जो हमारे इंडियन लाइनअप में स्पिन को अभी तक टैकल कर रहे थे श्रेयस अय्यर, जो स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, पर आज उनका रेयर फेलियर रहा जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे स्पिन पे फंसती हुई दिखी। और ये आज के मैच में नहीं है, ये इंडिया का पिछले लास्ट 3 4 5 साल से यही सेम चलता आ रहा है, जिसमें ना इंडिया स्पिन अच्छा खेल पा रही है, ना स्पिन पे अच्छे विकेट्स निकाल पा रही है। बिल्कुल, जैसे अब हमें एक प्लेयर सिंगल आउट करना पड़ रहा है श्रेयस अय्यर की, हमारे एक प्लेयर है जो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक आधा प्लेयर होता था जो स्पिन को नहीं खेल पाता था, और स्पिनर्स को तो हम बॉलर ही नहीं समझते थे, चाहे वो मुथैया मुरलीधरन हो, चाहे शेन वॉन हो। इंडिया में आके हर कोई स्ट्रगल करता था, अच्छे से अच्छा स्पिनर स्ट्रगल करता था। लेकिन आज की डेट में जो प्लेयर कहीं नहीं चल रहा हो उसको इंडिया में आप बॉलिंग करवा दो और वो मतलब हीरो बन जाता है। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर आप देखें इंडियन डेब्यूटेंट ने जिस हिसाब से बॉलिंग करी और इंडियन बैट्समैन को अपने जकड़ में रखा, तो वो पूरी कहानी बयान कर रहे हैं कि कैसे इंडिया ने स्पिनर्स को अपने ऊपर हावी होने दिया। क्या कहेंगे, ये एबिलिटी की कमी थी या इंटेंट की कमी थी? क्योंकि जो कुलदीप के साथ अगर हमने देखा है, डेरिल मिचेल ने शुरू से वो इंटेंट दिखाया, कुलदीप को कभी सेटल ही नहीं होने दिया। वो रविंद्र जडेजा भी शुरू से कभी सेटल नहीं हो पाए अपनी लाइन लेंथ, जो वो लाइन लेंथ पे बॉल डालते हैं, कुलदीप ऊपर से घुमाते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर निकालते हैं। आज ऊपर डालते हुए घबरा रहे थे, थोड़ा सा ऐसा लगा कि ऊपर डालते थे तो मार पड़ जाती थी। तो क्या इंटेंट की कमी थी या एबिलिटी की कमी थी, क्या आपको लगता है? नहीं, जिस इंटरनेशनल लेवल पे ये प्लेयर्स खेल रहे हैं तो मैं ये तो नहीं मानूंगा कि इनके पास स्किल की कमी है, इनके पास सारी स्किल्स हैं। वही कमी हमारी इंटेंट की थी, जहां पर अगर हम डैरेन मिचेल की अभी आपने बात करी, उन्होंने कुलदीप को आगे बढ़ के खेला। वहीं पे जब हमारे केएल राहुल के साथ जब रविंद्र जडेजा बैटिंग कर रहे थे, उस टाइम पे हमने जडेजा को देखा बिल्कुल फंसे फंसे लग रहे थे, और राहुल भी स्पिनर के खिलाफ कोई भी उन्होंने ऐसा शॉट मार के एरियल शॉट नहीं खेला, स्टेप मूवमेंट्स नहीं करी। और हमारे इंडियंस प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा स्वीप और कट नहीं खेलते। और वहीं पे जो न्यूजीलैंड के हमने बैटर्स देखे, वो स्पिन को टैकल करने के लिए स्वीप और कट खेले, तो डैरेन मिचेल ने तो स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स मारे स्पिनर्स को। वहीं पे हमारे बैट्समैन, उन्होंने उनको सिर्फ टिप एंड तक रन लेने की कोशिश करी। एक और एस्पेक्ट आज की हार में जो बहुत बड़ा एस्पेक्ट रहा, फील्डिंग को कैसे आंकते हैं आप? क्योंकि ये हमारे को बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हमारे को फील्डिंग ने लेट डाउन किया है, और हमारे पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। श्रेयस अय्यर को देखिए आप, नीतीश रेड्डी को देखिए, रविंद्र जडेजा को देखिए, लेकिन कलेक्टिवली जब हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक आध मैच को छोड़ के हर मैच में हम कहीं ना कहीं वो जो अहम मोमेंट्स होते हैं उस पर स्लिप कर जाते हैं। तो फील्डिंग को कैसे आंकते हैं आप आज के मैच के लिए? बिल्कुल, फील्डिंग भी एक ऐसा एक्सपेक्ट है जो मैच को कहीं से भी बना सकता है और मैच कहीं से भी गिरा सकता है। और अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो इंडिया के फील्डिंग स्टैंडर्ड्स गिरते ही जा रहे हैं। इंडियन साइड ने पिछले 5 साल में 70% कैचेस छोड़े हैं। 70% इज अ रियली बिग नंबर। एंड यू नो वी हैव द हाईएस्ट ड्रॉप परसेंटेज। एग्जैक्टली, यहीं पे सारा हमारा करेक्ट। तो और ऊपर से अगर हम देखें, जब हमारा टॉप ऑर्डर आज फेल हो गया, जैसे ही हमारा वर्ल्ड कप में फाइनल में हुआ था, अगर टॉप ऑर्डर से रन नहीं बने तो हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर वहां पर आके स्ट्रगल करता है। और आज भी मेरे को ऐसा कुछ, अगर हम केएल राहुल की एक ब्रिलियंस हटा दें उधर से, तो कोई भी ऐसा बैटर नहीं दिखा मेरे को जो टॉप ऑर्डर के फेल होने पे मैच को आगे कर ले जा सके। बिल्कुल। आपने वो वर्ल्ड कप फाइनल की बात की, तो आज की जो शुरू की 3 विकेटें गिरी थी उन्हें बहुत काफी सिमिलरिटी थी वर्ल्ड कप फाइनल से। करेक्ट। शुभमन गिल सेम शॉट पे आउट हुए, रोहित शर्मा सेम शॉट पे आउट हुए, और विराट कोहली सेम शॉट पे आउट हुए। तो विकेट्स देखते ही वो केवल वर्ल्ड कप फाइनल ही गूंज रहा था दिमाग में। और आज का मैच भी हमारा गुजरात में ही था, वो मैच भी गुजरात में ही था। हाँ, तो वी हैव सीन इट ऑल बिफोर, है ना। शुरुआत में स्लो स्टार्ट, दूसरी टीम फंसी, हमें लग रहा था कि वी आर ऑन द टॉप, और फिर एक प्लेयर आया और वो 100 बार के मैच जिता ले गया। तो ये हमने पहले भी देखा है। पर जैसे हमको पता है कि हमारी टीम जो है मोटी मोटी यही है, जो प्लेयर्स हमारे वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, अगर हमारा कल से वर्ल्ड कप शुरू हो जाए तो क्या चांसेस है इंडिया के वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करने के? देखिए, सही कहूं तो अभी ये टीम वो कॉन्फिडेंस नहीं देती है कि हाँ हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप अब केवल 1 साल दूर है और हमारी टीम तैयार है। बैटिंग लाइनअप हमारी
ऑलमोस्ट सेम है, केवल एक छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे आप हार्दिक पांड्या को इंक्लूड करेंगे इसमें, जो नीतीश रेड्डी की जगह मेरे को लगता है इस टीम में आएंगे। बाकी ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। और बॉलिंग में देखिए, बॉलिंग में दो मेजर चेंजेस होंगे मुझे लगता है। अर्शदीप वापसी करेंगे और जसप्रीत बुमराह आएंगे। तो जसप्रीत बुमराह का आना, और जसप्रीत बुमराह अपने आप में एक डिफरेंट लीग में है, तो उन वो काफी चेंजेस रहेगा, वो काफी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन बैटिंग बैटिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और फील्डिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमारे बेस्ट फील्डर्स हैं वो अभी प्लेइंग में है। ऐसा नहीं है कि इनसे जो बाहर से आने हैं वो इनसे ज्यादा बेटर फिल्टर्स आने। हार्दिक पांड्या नो डाउट इज अ बेटर फिल्टर, बट नीतीश रेड्डी को वो रिप्लेस करेंगे, और नीतीश रेड्डी इज अ गुड फील्डर। नीतीश रेड्डी की अगर आप फील्डिंग एफर्ट्स देखिए, फील्डिंग कमिटमेंट देखिए, या फिर कहीं भी आप देखिए उनको, कहीं भी किसी भी स्टेज पे आप खड़ा कर दीजिए, किसी भी जगह खड़ा कर दीजिए, नीतीश रेड्डी की कमिटमेंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। तो फील्डिंग हमारी मोर और लेस सेम रहेगी, लेकिन जो हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, या फिर बैटिंग में हमारा, हम अगर एक कोलैप्स, टॉप ऑर्डर हमारे टॉप 3 परफॉर्म कर जाए तो हाँ, हमारा स्कोर वो 300 प्लस स्कोर होता है। लेकिन अगर हमारा किसी दिन टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करता है तो मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रगल करता है, तो उस चीज पे इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। तो जैसे आज हमने देखा केएल राहुल वापस से अपनी पोजीशन नंबर 5 पे बैटिंग करने आए और उन्होंने ये सेंचुरी लगाई। तो केएल राहुल और इंडिया के बाकी बैट्समैन में जो डिफरेंस हमारे को आज दिखाई दिया कि केएल राहुल टाइमली अपनी स्ट्राइक रोटेट करते रहे, क्योंकि आज इंडिया की बैटिंग में इंडिया ने ऑलमोस्ट 20 ओवर्स डॉट बॉल्स खेली है, जो आज के मैच में एक और हमारा बिगेस्ट वीक पॉइंट रहा इंडिया की बैटिंग में। वेयर एज न्यूजीलैंड, जिन्होंने उतनी डॉट बॉल्स नहीं खेली। स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड की स्टार्ट भी स्लो थी, वो भी 3 और 4 रन ओवर से बैटिंग कर रहे थे, पर जब से डैरन मिचेल क्रीज पर आए उन्होंने रन रेट को कभी भी नीचे नहीं आने दिया, रिक्वायर्ड रन रेट हमेशा अपने उसमें रखा। तो इसी के साथ मैं आज का सेकंड ट्रिविया देना चाहूंगा कि केएल राहुल की लास्ट 5 ओडीआई सेंचुरीज कितनी विनिंग कोज में आई हैं और कितनी लूजिंग कोज में। जिसको भी आंसर्स पता हो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखिए, आज हम काफी हो गया कि हमने थोड़ा सा नेगेटिव कहा है टीम के बारे में। जायज है, आज टीम उतना अच्छा नहीं खेली जितना हमें उनसे उम्मीद थी, लेकिन अ बिग शाउट आउट टू केएल राहुल। केएल राहुल ने, आपको पता है, लास्ट मैच के बाद कहा था कि मैं इस टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे प्लेइंग 11 में जगह चाहिए। आप केएल राहुल को कहो ओपन करना है, केएल राहुल अवेलेबल है। आपको कहो फर्स्ट डाउन, केएल राहुल अवेलेबल है। मिडिल ऑर्डर में आपने उनको खिलाया, मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल अवेलेबल है। आपने उनसे फिनिशिंग करवाई, केएल राहुल वहां अवेलेबल थे। विकेट कीपिंग, दैट वाज नॉट हिज प्राइमरी स्किल, बट केएल राहुल अब मतलब रेगुलर विकेट कीपर है। तो और जो जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल ही केएल राहुल की इनिंग्स जो थी वही हम डिफाइन कर रही है इंडिया की बैटिंग, जो इंडिया का स्कोर 283 284 तक गया है। अगर केएल राहुल की ये इनिंग्स नहीं आती या इस इंटेंट के साथ नहीं आती तो यही स्कोर हमारे को 230 से 250 के बीच में देखने को मिलता, और जहां पे इंडिया वन साइडेड इस मैच को क्लियरली हार जाती, क्योंकि इस 280 भी न्यूजीलैंड ने ऐसे चेस कर दी कि अगर 300 भी होता तो न्यूजीलैंड को कोई यहाँ पर टफ फाइट नहीं थी एट दिस स्टेज। यहाँ पे न्यूजीलैंड 300 भी चेस कर जाती जिस इंटेंट के साथ न्यूजीलैंड ने खेला। तो शॉट आउट टू केएल राहुल। खैर, आज की परफॉर्मेंस ने अब संडे वाला मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया है। अगर आज हम कुछ कर जाते तो संडे वाला मैच एक महक औपचारिकता रह जाती। तो अब एक ट्रिविया मैं देना चाहूंगा आपको। अब जो संडे वाला मैच है वो एक फाइनल है। आज से पहले न्यूजीलैंड ने कितनी ओडीआई सीरीज इंडिया में जीती है, और लास्ट ओडीआई सीरीज कब जीती थी? तो जिसको भी पता है वो कमेंट में लिखिए, ठीक है। और जिसने सही जवाब दिया उसको हम बिग शाउट आउट देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम मेंशन करेंगे। तो आगे चले पीयूष। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल, अर्शदीप कहाँ है? यही सवाल पूरा देश जानना चाह रहा है कि अर्शदीप किधर है, क्योंकि जैसे कि इंडियन टीम की साइड से एक कन्वर्सेशन आई थी कि हम अर्शदीप को प्रिजर्व कर रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है, T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल फ्रिंज पे है कि हमारा प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए। पर वहीं पे मेरा क्वेश्चन है कि हर्षित राणा, वो भी तो हमारे वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड में है, तो वो भी खेल रहे हैं, तो अर्शदीप क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि अर्शदीप इंडिया के बेस्ट वाइट बॉल बॉलर हैं। एक तो वो एक वैरायटी लेकर आते हैं लेफ्ट आर्म बॉलिंग से, दूसरा वो डेथ के भी अच्छे बॉलर हैं। तो जहां पर इंडिया डिफेंड करने जा रही थी तो वहां पर अर्शदीप की स्किल्स ज्यादा काम में आती है आज इंडिया के। देखिए, अगर बिल्कुल ये है कि अर्शदीप
को केवल 2020 वर्ल्ड कप के कारण प्रिजर्व किया जा रहा है, तो मुझे लगता है इसका एक और मतलब जो उसे हम मीनिंग रिड्यूस कर सकते हैं कि हर्षित राणा को हम प्लेइंग 11 में नहीं देखते, फर्स्ट प्लेइंग 11 में नहीं देखते हैं 2020 वर्ल्ड कप में। तो हर्षित राणा को यहाँ थोड़ा सा यूज किया जा रहा है, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा साबित करने का। और अर्शदीप क्योंकि श्योर शॉट है कि वो बुमराह के साथ प्लेइंग 11 में रहेंगे, तो अर्शदीप को अभी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हर्षित राणा अभी क्योंकि थोड़े से नए हैं और अभी हमारे पास क्योंकि हर्षित राणा वाला रोल हार्दिक पांड्या प्ले करेंगे और उनको उनकी जगह हार्दिक पांड्या की जगह अभी बिल्कुल श्योर शॉट है और वो हर्षित राणा उसको कंपटीशन नहीं देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो शॉर्ट टर्म में फोकस है वो 2020 वर्ल्ड कप है, ना कि वनडे सीरीज या वनडे वर्ल्ड कप। और उसके बाद जैसे ही हम 2020 वर्ल्ड कप को एक बार थोड़ा सा हम निकल जाएगा, उसके बाद मेन एम होगा वनडे, और उसके बाद हम अर्शदीप को वनडे खेलते भी देखेंगे और मुझे लगता है उसके बाद हम बुमराह को भी वनडे खेलते देखेंगे। बुमराह भी 2020 खेल रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप आ रहा है। उसके बाद मेरे को लगता है कि बुमराह और अर्शदीप हम दोनों को टेंडम में खेलता देखेंगे और वो 2020 वर्ल्ड कप के बाद वनडे के लिए वनडे वर्ल्ड कप को फोकस करेंगे। तो जहाँ पर हमारी बात आई है कि प्लेयर प्रिजर्व करने की, तो ऐसे एक और प्लेयर है हमारे अक्षर पटेल, जहाँ पर जिनको रविंद्र जडेजा के साथ स्वैप किया जा रहा है एक एक सीरीज में। तो लास्ट सीरीज में अक्षर पटेल थे, इस सीरीज में हमारे पास रविंद्र जडेजा है, क्योंकि ये वो वर्कलोड देख रहे हैं क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और अक्षर पटेल हमारे वर्ल्ड कप का स्क्वाड है। तो इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की सारी जो फोकस होगा वो नेक्स्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप के ऊपर होगा। तो उस टाइम आपको क्या लगता है जो रविंद्र जडेजा की जो परफॉर्मेंसेज आई है आज के मैच में, प्रीवियस मैचेस में, वो उनको कहाँ रेट करेंगे, वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि अक्षर पटेल के साथ रविंद्र जडेजा का डायरेक्ट कंपटीशन आएगा, दोनों नहीं जा सकते वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है? देखिए सबसे पहली बात है कि वर्ल्ड कप जो हमने खेलना है वो खेलना है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में आप 3 स्पिनर्स के साथ नहीं उतर सकते। आप मैक्सिमम 2 स्पिनर्स के साथ उतरेंगे, जिसमें से एक आपका बैट्समैन होगा जो स्पिन बॉलिंग डाल सकता है, बैटिंग ऑलराउंडर रहेगा, और दूसरा आपका एक पार्ट टाइम फुल टाइम स्पिनर रह सकता है। फुल टाइम स्पिनर की जो रोल है वो कुलदीप यादव का है अगर पिच टर्निंग होगी, नहीं तो वहां हार्दिक पांड्या या नीतीश कुमार रेड्डी या हर्षित राणा एज अ थर्ड सीमर खेलेंगे या फोर्थ सीमर खेलेंगे। जो रोल है ऑलराउंडर का वो जडेजा या अक्षर पटेल। अगर पिछले परफॉर्मेंसेस देखें तो नो डाउट जडेजा एक महान खिलाड़ी है, जडेजा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट आज की रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अक्षर पटेल बैटिंग में, फील्डिंग में और बॉलिंग में तीनों डिपार्टमेंट्स में रविंद्र जडेजा से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। फील्डिंग में भी आज जडेजा का आप कह सकते हो ऑफ डे था, आज जडेजा ने एक रन आउट मिस किया, 2-3 मिस फील्ड्स की, ठीक है, एक कैच जो अटेम्प्ट ले सकते थे वो मतलब जिसको हम जडेजा से वो करते हैं, अटैच करते हैं कि हाँ ये जडेजा तो कर ही लेता, तो वो जडेजा ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। तो मुझे लगता है जडेजा का भी थोड़ा सा ऑफ पीरियड है। अगर डायरेक्ट कंपटीशन अक्षर पटेल और जडेजा में, तो बेस्ड ऑन रीसेंट परफॉर्मेंसेस ओनली, not the skill set but based on recent performances only, I would say कि अक्षर पटेल would be preferred। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि वरुण चक्रवर्ती जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का इम्पोर्टेंट पार्ट थे, उन्होंने हमारे को इंडिया को मैचेस जिताने में उनका अहम योगदान भी रहा, तो क्या कुलदीप यादव को भी वो थ्रेट दे सकते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद? क्या वो टीम में जगह बना सकते हैं अपनी? क्योंकि अगर हम देखें जब वरुण चक्रवर्ती लास्ट टाइम साउथ अफ्रीका गए थे T20 सीरीज खेलने, तो उन्होंने सभी साउथ अफ्रीकन बैटर्स को तंग किया था। बिल्कुल, मुझे लगता है देखो कुलदीप के साथ क्या दिक्कत है, कुलदीप अगर परफॉर्मेंस कर रहा है तो ही इज अनप्लेबल, बट कुलदीप जब प्रेशर में आ गया है तो फिर उसके बाद वो बैक ऑफ द लेंथ छोटी गेंदें, ठीक है, जिसको और आप लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन आप कंटेन नहीं कर पाते उसको। आज के मैच में भी अगर आप देखिए कुलदीप अगर थोड़ा सा रिस्क लेते, ऊपर बॉल डालते, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पीछे लेके, ठीक है, तो हो सकता है शायद एक चांस बन जाता। मैच तो हमारे हाथ से वैसे भी निकल रहा था, ठीक है, कुछ खराब फील्डिंग ने साथ दिया और कुछ बॉलिंग में भी कमी थी। कुलदीप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए थे और ऑब्वियसली कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती की एक सीधी टक्कर है। दोनों ही बैटिंग में थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है दोनों का। बॉलर्स स्पिनर है और क्योंकि दोनों में से एक खेलेगा तो एक टफ फाइट देंगे वरुण चक्रवर्ती कुलदीप यादव को।
तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए मेरे पास आपके लिए है कि जैसे कि हमने देखा कि वॉशिंगटन सुंदर प्रीवियस मैच में जो इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से उनके रिप्लेसमेंट आयुष बदोनी का नाम दिया गया। तो आपको ये रिप्लेसमेंट कैसी लगी है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या अगर आपको उस नंबर पे एक स्पिनर ही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आयुष बदोनी को खिलाया नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, जिनका खेलना बनता था। अगर आप एक सिर्फ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट में वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन करते हैं, तो आप एक ऑफ स्पिनर ही नहीं ढूंढ रहे, तो कहीं यहाँ पे कुणाल पंड्या का नेम नहीं आ सकता था, जो एक बेटर बैट्समैन और साथ में वो एक ऐसे बॉलर है जो आपको 5-7 ओवर दे सकते हैं। आयुष बदोनी का लिस्ट ए में भी उतने अच्छे स्टैट्स नहीं है, अभी सिर्फ वो 10 ही मैचेस खेले हैं, बड़ा यंग सा करियर है उनका। अगर आप उस नंबर पे बॉलिंग ही देखना चाह रहे हैं, और अनुकूल रॉय का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने इस डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और एक और नाम जो यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है वो शहबाज अहमद, जो कि लेफ्टी हैं और उसी तरह के वेरिएशन में बॉलिंग करते हैं। तो क्या इन तीनों में से किसी का नाम नहीं आना चाहिए था आयुष बदोनी की जगह पे? और अगर आयुष बदोनी का नाम आया तो उस सिलेक्शन से आप कितना सहमत रखते हैं? और मुझे तो लगता है जो आपने तीनों नाम दिए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए था। हम वॉशिंगटन सुंदर की जगह एक फिनिशर देख रहे थे। क्या आपको नहीं लगता हमें एक फिनिशर ट्राई करना चाहिए था? सरफराज खान बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डोमेस्टिक में। अगर हम डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस को रेट नहीं करेंगे आगे चल के, और सिर्फ आईपीएल के परफॉर्मेंसेस को रेट करेंगे, और आयुष बदोनी मेरे को आयुष बदोनी के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन आयुष बदोनी अगर थोड़ा परफॉर्म करके आते तो ज्यादा अच्छा लगता। आपको फिनिशर चाहिए, फिनिशर की पॉइंट आपकी एक जगह खाली है। केएल राहुल आपको एक शीट एंकर का रोल प्ले करेंगे। रविंद्र जडेजा वो अटैकिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहे हैं काफी टाइम से। हार्दिक पांड्या ऑन एंड ऑफ इंजर्ड रहते हैं। तो आपको एक फिनिशर चाहिए, तो हमें क्यों ना एक हम फिनिशर को ग्रूम करें। ठीक, अगर हमको एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही चाहिए था, तो मैं तो आयुष बदोनी की जगह पे शम्स मुलानी का नाम भी लेना चाहूंगा, जिन्होंने ऑफ लेट कंटिन्यूसली बढ़िया परफॉर्मेंस दिया बाय बैट एंड बाय बॉल। और रेयान पराग, जिसको आपने एक बार टीम में लिया, उसके बाद उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस भी दी, उसके बाद डोमेस्टिक में भी वो अच्छा परफॉर्म किए, तो आप रेयान पराग को क्यों भूल सकते हैं? वो आपको पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी करके देते हैं, वो आपको फिनिशिंग भी करके देते हैं और हिटिंग भी कर सकते हैं। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स कई थी उस जगह पे, लेकिन आयुष बदोनी जैसे कि हर्षित राणा जब शुरू में आए तो दैट वाज अ शॉकिंग डिसीजन। ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना ओवर अर्शदीप इज ऑल्सो अ शॉकिंग डिसीजन। तो the list goes on. तो चलिए, ये हमारी डिस्कशन तो ऐसे ही लंबी चलती रहेगी। आज के वीडियो को यहीं पे हम सम अप करते हैं कि इंडिया कैसे अपने स्लो इंटेंट की वजह से आज के मैच में और अपनी बैड फील्डिंग की वजह से आज का मैच लूज कर गया। जहां पे न्यूजीलैंड की ये यंग साइड, ये इनएक्सपीरियंस साइड जिसने एक मैच जीत लिया, उनके लिए तो ये सीरीज विन नहीं है एक तरह से। अब देखा जाए तो वो तो सोच के भी नहीं आए थे कि वो मैच जीतेंगे, वो तो बस यहाँ पर अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देने आए थे। यहाँ से मैच जीत जाना तो उनके लिए सीरीज विन है। तो बिल्कुल देखिए, 2020 सीरीज के लिए उनकी टीम आ रही है, और जो वनडे की टीम है उसमें 11 चेंजेस है। तो ये आपको बताता है कि कितनी इनएक्सपीरियंस टीम आई है न्यूजीलैंड की, क्योंकि फोकस 2020 वर्ल्ड कप है। तो 11 प्लेयर ऐसे हैं जो वनडे टीम से चेंज होके 2020 टीम में आ जाएंगे। बिल्कुल, तो यही था आज का हमारा एनालिसिस और बियॉन्ड दी स्कोरबोर्ड। हमने जो डिस्कशन करी, जो आपको स्कोरबोर्ड देख के नहीं मिलती, और हमने आपसे 3 ट्रिवियाज पूछे। तो प्लीज ट्रिविया में हमारे 4 ट्रिवियाज पूछे, तो चारों का आंसर्स हमारे स्कोर कार्ड, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो भी आपका फीडबैक है हमारे लिए जरूर हमारे को बताइएगा, अपने सजेशंस और फीडबैक, हम उसको बिल्कुल अपनी वीडियो में इंक्लूड करने की ट्राई करेंगे। एनी लास्ट नोट्स फ्रॉम योर साइड? मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा। पिछली वीडियो थी वो हमारी पहली वीडियो थी, उस पे हमें 3 फिगर्स में व्यूज मिले हैं और डबल फिगर्स में हमें सब्सक्राइबर और लाइक्स मिले हैं। तो आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। हम चाहेंगे कि हम आपके साथ ग्रो करें, और कोई भी फीडबैक हो आप हमें बताइए। हम चाहेंगे कि हम उससे सीखें और इस चैनल को और बेटर बनाएं। थैंक यू एवरीवन।